कहीं मैथिली में ऐसा तो नहीं कि पैरोडी लोग हैं, मतलब पैरोडी गायक ज़्यादा हो गया है कि बस कॉपी पेस्ट करना जानते हैं? मिथिला राज्य अभी तक नहीं मिला। कितना आंदोलन हुआ, कितने लोगों ने अपने पीठों पे लाठियां खाई है, खून पसीना एक किया है। तो आपके साथ दरभंगा मधुबनी में भी लोग भोजपुरी गाने का डिमांड करती है। जूली अब जो है पहले जब जैसे दिखती थी अभी वैसा नहीं दिखती है, उसने अपने आप पे बहुत काम किया है, ये कैसे संभव हुआ? आप पाग पहन के, माला पहन के, दोपटा गर्दन में लगा के आप ड्रिंक करके स्टेज पे जा रहे हैं। जैसे भोजपुरी है हाँ। या किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ पे फीमेल जो होती हैं, महिला चाहे अभिनेत्री हैं या गायिका जो भी है, उनके साथ कहीं ना कहीं हम देखते हैं बार बार मीडिया में आता है कि इसके साथ ये हुआ, इसके साथ उन्होंने गायक ने ये किया वो किया। क्या मिथिला मैथिली में भी ये चीज़ होता है? यूट्यूब पे व्यूज का मेरी नज़र में कोई मैटर नहीं है, क्योंकि व्यूज आजकल पैसे पे खरीदे जाते हैं। हाँ। आप पैसे लगाइए, व्यूज लीजिए। हाँ। और व्यूज ले लिया, अब मंच पे उस गाने का था पता ही नहीं है। हाँ। तो मिथिला में तो बहुत ऐसे संस्था संगठन है हाँ। जो मिथिला के लोगों के लिए काम कर रहा है। हाँ। तो कोई ऐसा संगठन या संस्था जो लग रहा हो आपको कि हाँ सच में वो मिथिला के लिए लड़ रहे हैं? मैथिली के दुश्मन मैथिल ही हैं। सबसे पहली बात तो आप मैथिल हो कि आप अपनी गाड़ी में भोजपुरी गाना सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द सोशल स्कोप पे। मैं आज पॉडकास्ट शूट करने जा रहा हूँ मिथिला की सुप्रसिद्ध गायिका जूली झा जी का। हमारे साथ हैं, आज हम इनसे मिथिला के बारे में बात करेंगे, गायकी क्षेत्र में इन्होंने कैसे कदम रखी और अभी तक क्या संघर्ष किया और क्या चैलेंज रहा है इनका, और आगे का क्या इनका भविष्य है, क्या सोचती हैं अपने बारे में और मिथिला के बारे में क्या सोचती हैं। स्वागत है जूली जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद द सोशल स्कोप देख रहे सभी दर्शकों को और मेरे प्यारे सभी श्रोतागण को, और आपका भी मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है और ये संगीत क्षेत्र में आपने कदम कहाँ रखा? मेरा बॉर्न दिल्ली का है और दिल्ली में मैं पली बड़ी हूँ। मेरा एजुकेशन सारा दिल्ली का है और यहीं से मैंने अपने संगीत की शुरुआत की। जब मेरे घर पे जागरण होता है एक, उसमें मिथिला मैथिली के बहुत नामचीन आर्टिस्ट आते हैं, उन्हीं को देख के मैं इंस्पायर्ड हुई और मैंने अपना ये संगीत को आगे बढ़ाया। तो गीत संगीत आपने कब शुरू की और आपका स्टडी क्या है, एजुकेशन आपका क्या रहा है? मैं 2011 ईस्वी में इस लाइन में आई थी, संगीत क्षेत्र में आई थी, नई थी बहुत। और उस टाइम में मैं 2011 ईस्वी में मैं 5th स्टैंडर्ड में थी और मेरी एजुकेशन दिल्ली में हुई है और मैं ग्रेजुएटेड हूँ। और उसके बाद मेरा सारा म्यूज़िक से चल रहा है, जितना मेरा अभी एजुकेशन जो चल रहा है वो म्यूज़िक से चल रहा है। और बाकी 2011 ईस्वी से मैं अपना ये कर रही हूँ अभी तक। दिल्ली में रह के मैथिली और मिथिला की बात करना और मैथिली गायिका बन जाना, ये कितना संघर्ष भरा रहा होगा आपके साथ? बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो थे वो भी दिल्ली के ही थे। मेरे पापा की शादी भी दिल्ली में ही हुई है। मेरी मम्मी क्योंकि दिल्ली की थी, पापा मेरे बिहार रहते थे। अच्छा। तो पापा की शादी दिल्ली हुई और दिल्ली में जब जब मेरा जन्म हुआ तो उसके बाद 2000 ईस्वी में मेरा जन्म है। और उस टाइम से पापा और बहुत अच्छे से हम लोगों का पालन पोषण किए हैं। हम 4 भाई बहन हैं और बहुत अच्छे से पालन पोषण किए हुए हैं। जब इस लाइन में आई 2011 ईस्वी में, पापा मम्मी कभी भी दिल्ली में रहने के बावजूद भी पापा मम्मी कभी भी मतलब हिंदी में बात नहीं किए घर में। अच्छा। कभी नहीं बात किए और मैथिली में ही करते थे। तो हम लोग, मैं छोटी थी तो मैथिली सुनती थी, तो मैथिली में ही मैंने भी बात की और मैथिली गाना ही गाया, मैथिली गीतों को ही गाया। तो आप कह रही है कि आपका बॉर्न दिल्ली का है, आपके माताजी भी दिल्ली में रहती थी। हाँ। और पिताजी आपके मिथिला क्षेत्र में रहते थे और शादी दिल्ली में हुआ। हाँ। और यहाँ पे रह के आप मैथिली बोलना सीखी। हाँ। वो कैसे संभव हुआ? वो घर से ही आता है सारा। मेरे घर में मम्मी पापा ने कभी हिंदी में बात की ही नहीं। अच्छा। अगर करते भी थे तो मतलब उतना नहीं करते थे, मतलब हाँ नॉर्मली अगर कुछ बातचीत हो गई तो उसमें कर लिया, बाकी मैथिली में ही बातचीत होती थी। तो मैंने वहीं से सीखा, मैथिली सुना और मैथिली ही सीखा। पापा मेरे शौकीन थे गीत संगीत के, वो भी मैथिली गीत संगीत के, कीर्तन में जाते थे। मेरे घर पे कीर्तन होता था तो उसमें मैथिली ही गाते थे। और मैं जहाँ रहती थी ना, वहाँ पे सारे मतलब मैथिली ही बोलते थे और मैथिल ही थे।
गढ़ अच्छा। था मैथिल का, किराड़ी इंदर इनक्लेव है, वहीं पे मेरा बॉर्न है दिल्ली में। अच्छा। वहीं से मैं आती हूँ, वहीं से गीत संगीत में अपना अभी तक कर रही हूँ। अच्छा। वहीं का सब कुछ दिया हुआ है जो मैं अभी तक कर रही हूँ। 2011 में आप गीत संगीत की दुनिया में आए। हाँ। उस टाइम पे मुझे लग रहा है, आपने बोला कि 2000 का बॉर्न है आपका, हाँ। तो आप वही 7th या 8 में होंगी। हाँ, ठीक है, लेकिन संगीत के साथ ग्रेजुएट हो जाना जूली झा को कितना संघर्ष भरा रहा होगा? बहुत ज़्यादा था, क्योंकि प्रेशर था एक, ये म्यूज़िक का भी था, क्योंकि ये करना था। चाहे पापा का, मम्मी का सपना था जो इसमें नाम करना है, तो ये भी करना था, और साथ में पढ़ाई भी। उस वजह से पढ़ाई भी मिस मेरी होती थी। स्कूल में भी मैं टीचर्स से डांट सुनती थी इस चक्कर में। लेकिन धीरे धीरे जब टीचर्स को पता लगा जो ये इस लाइन में है, तो उन्होंने भी मेरा साथ दिया और मुझे सपोर्ट किया। इस सब पढ़ाई में भी खूब सपोर्ट किया मुझे, स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने। तो सब कुछ साथ साथ चलता रहा, मतलब सब कुछ होता चला गया। मैंने कुछ अपने एफर्ट्स नहीं लगाए इतने ज़्यादा, सब कुछ अपने आप होता चला गया। तो पहली बार आपने कहाँ मंच साझा किया था और कैसे आपने शुरुआत करी थी? पहली घर बार से गाना शुरू की थी, आपकी डायरेक्ट मंच पे पहुंच गए? मैं डायरेक्ट मंच पे ही पहुंची थी। अच्छा। घर में तो ऐसे ही गा लेती थी, मतलब पापा मंत्रोच्चारण करते थे। पहले पूजा करते हैं पापा मेरे, तो पूजा पे जो बैठते थे ना, तो मंत्रोच्चारण करते थे, कर्पूर गौरम नमंत्रण्यो, खूब जोर जोर से गाते थे पापा। तो वो सब मैं सुनती थी। तो उसके बाद वो आरती गाते थे, मैथिली गीत गाते थे जो मतलब पुराने गायकों ने गाया हुआ है, नचारी गाते थे, भगवती गीत गाते थे, तो मैं वो सब सुनती थी। तो जब कीर्तन हुआ तो पापा का एक ग्रुप था कीर्तन का, तो वो पापा लेके जाते थे और ग्रुप में जाते थे, मुझे भी लेके जाते। तो मैं 1-2 गाना गाती थी उसमें अपना, फिर उसके बाद बैठ के देखती थी। जब उसके बाद फिर मुझे एक फ़ोन आता है कुमकुम मिश्रा जी का, जो कि बहुत ही अच्छी गायिका हैं मिथिला मैथिली की, जिनकी मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। और एक कहते हैं ना जो जीवन दान देना, मुझे उन्होंने जीवन दान दिया हुआ है इस क्षेत्र में। हाथ पकड़ के मंच पे ले जाना। अचानक दुर्गा पूजा चल रहा था, मैं आई थी मेले में से घूम के, वहीं पे किराड़ी में दुर्गा मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है, वहीं से मैं घूम के आई थी। तो पापा को अचानक फ़ोन आता है जो भाई प्रोग्राम में चलना है। तो पापा ने बोला कहाँ? कुमकुम मिश्रा जी के हस्बैंड का फ़ोन आता है जो ऐसे ऐसे चलना है। तो सेक्टर 16 है, रोहिणी सेक्टर 16 दिल्ली में, वहाँ पे मंच मुझे दिया गया। तो वहाँ पे मैंने 2 गाने गाए। मुझे पैकेट में जो लड्डू मिलता है वो 4 लड्डू और हाथ में 150 रुपये उन्होंने थमाए। उस दिन खुशी का ठिकाना नहीं था, मम्मी ने तैयार करके भेजा था जैसे एक छोटे बच्चे को भेजा जाता है। उस टाइम मैं गई थी और मतलब वो फर्स्ट मेरा मंच रहा रोहिणी सेक्टर 16 में। अच्छा। दिल्ली में कुमकुम मिश्रा जी ने वो फर्स्ट मंच मुझे दिया था। वहीं से आपने? वहीं से फिर मैंने अपना शुरुआत किया, वो अभी तक कंटिन्यू है। लेकिन आजकल के जो 2000 के बॉर्न है, उनका तो संगीत में इतना रुचि नहीं है जी। जो संगीत क्षेत्र में जाऊँ, वो भी किसी क्षेत्रीय भाषा को लेकर के लोग तो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं। लेकिन जूली झा ने अगर मैथिली संगीत को चुना, तो कभी ऐसा लगा कि लोगों ने आपको बोला हो कि आपने क्या चुन लिया है, ये आपको यहाँ करियर नहीं है आपके लिए? बहुत लोगों ने बोला जब मैं इस लाइन में आई, और बहुत सुनने को मिला जो ये क्या मैथिली मिथिला, इसमें तो कोई स्कोप नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई पैसा नहीं है, ये क्या गा रही हो। लेकिन जब धीरे धीरे जनरेशन डेवलप होता चला गया, ज़माना डेवलप होता चला गया, तो इसमें सब कुछ मिला मुझे। नाम मिला, पैसा मिला, शोहरत मिला, सब कुछ मिला, लोगों का प्यार दुलार इतना मिला। मैं सदा ऋणी रहूंगी मिथिलावासी की, जो मुझे इतना प्यारा आशीर्वाद दिया। इतनी छोटी उम्र से जब मैंने गाना शुरू किया, तब मेरे हर एक गीत को सराहा लोगों ने, हर एक गीत को, चाहे मैंने जो गाया हो। मैं ये नहीं कह रही जो मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ, मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैंने जो गाया हर गीत को उन्होंने सराहा, और मैंने प्रयास किया जो मैं अच्छा गाऊँ, अच्छे गीतों को रखूँ। तो जब इस लाइन में आई तब मैंने यही सब सुना, ये क्या मिथिला मैथिली, अभी भी सुन लेती हूँ बहुत लोगों से, ये तो रियलिटी शो करना चाहिए था, इंडियन आइडल करना चाहिए था, सारेगामापा करना चाहिए, ये कहाँ आ गए। तो मेरा दिमाग भी डोलता था इस सब चीज़ों पे, तो क्या सही तो नहीं बोल रहे हैं। मैं पापा से बोलती भी थी, घर में भी बोलती थी। तो नहीं, मेरा नाम हो गया फिर 2016 ईस्वी में मेरा नाम हो गया। जब नाम हुआ उसके बाद से फिर मुझे लगा जो अगर मैं इस चीज़ को अब मैं छोड़ के जाती हूँ, तब उसमें क्या है, पॉलिटिक्स ज़्यादा है। अच्छा। रियलिटी शो में पॉलिटिक्स ज़्यादा है। अच्छा। तो वहाँ पे पॉलिटिक्स, अगर मैं पॉलिटिक्स की वजह से मैं फंस जाती वहाँ पे। मैंने लोगों से सुना हुआ और मैंने खुद भी देखा हुआ है, ये चीज़ रियलाइज किया हुआ है। और उसके बाद जब मैं ये हुआ जो रियलिटी शो करना है, तो फिर
मैंने बोला नहीं, अब नाम हो गया, अगर मैं अब इस चीज़ को छोड़ के जाती हूँ तो ना मैं यहाँ की रह जाऊंगी, ना मेरा वो भी बर्बाद हो जाएगा, दोनों चीज़ मैं, क्योंकि अब मेरा नाम हो चुका है इस चीज़ में। तब मैंने इसी का कंटिन्यू रखा, मैथिली गीत संगीत को ही कंटिन्यू रखा, और इसी में मेरा नाम होता चला गया, इसी में लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया जो अब मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। मैथिली के अलावा किसी अन्य भाषा में आपकी रुचि रही है? हाँ, हिंदी गाती हूँ अभी भी। भोजपुरी, हाँ भोजपुरी भी गाती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही जो मैं कैमरे के पास बैठी हूँ तो भाई मैं बहुत दूध की धुली हुई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। भोजपुरी भी गाती हूँ, लेकिन भोजपुरी में अच्छे गीतों को गाती हूँ। भोजपुरी में अच्छे गीतों को गाती हूँ। जब शारदा सिन्हा जी ने गाया था कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा, मारी मारी के हो सैया अपना सजना के जगावे, तो इन सब गीतों को मैं गाती हूँ, अभी भी गाती थी, और ये सब गीत मैं छोटी थी तब भी गाती थी। तो जब शारदा सिन्हा जी से मुलाकात हुई मेरी मुंबई में, अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन हुआ था, तो उसमें मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उन्हें बोला जो मैं आपको अपना आइडल मानती हूँ और मैं आपके गीतों को गाती हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला जो आप गा के सुनाओ, तो मैंने ये वाला गाना सुनाया, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा। उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था। अच्छा, बोला था जो अच्छा गाओगी अच्छा नाम करोगी, ये मुझे विश्वास है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से हाँ, आज जो है उन्हीं के आशीर्वाद से, और मेरे जितने सीनियर हैं, मैंने कभी भी यही देखा है, मेरे पापा मम्मी हमेशा मुझे अच्छी संगत दी गई है। इस लाइन में भी जब मैं आई तो मुझे अच्छी संगत दी गई है, और मैं हमेशा स्टारों के साथ ही बैठी हूँ जो मेरे आइडल हैं। क्योंकि सीनियर में सबसे पहले कुमकुम मिश्रा जी, उसके बाद अमोद झा जी, उसके बाद सुरेश पंकज जी जो एकदम सीनियर में आते हैं, उसके बाद आ जाइए माधव राय जी, उसके बाद आ जाइए विकास झा जी, पूनम मिश्रा जी, कुंज बिहारी जी, राम बाबू झा जी, सब तो स्टार ही हैं, सब सितारे ही हैं मिथिला के। लेकिन आपने अभी कहा कि आप मैथिली भी गाती हैं, भोजपुरी में भी रुचि रखते हैं, हिंदी में भी रुचि रखते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है, कई लोगों के बारे में सुनता हूँ, अभी मैं जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ ये हिंदी में कर रहा हूँ। मैं मिथिला से आता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है भाषा का जो बैरियर लगा देता है, क्या यह उचित है कि नहीं आपको मैथिली में ही करना है सब कुछ? नहीं, ये बॉन्ड गलत है, ये कलाकार पे ये बॉन्डेशन नहीं होना चाहिए। अगर आर्टिस्ट है, मंच पे गया है, तो उससे हर तरह के भाषा का गीत का डिमांड हो सकता है, हर चीज़ों की तैयारी उसे रखनी होगी। हाँ, लेकिन हमारा ये रहता है जो हम भाई मैथिली गाते हैं, मैं मिथिला रत्न हूँ, मैं मिथिला विभूति हूँ, मैं रविंद्र महेंद्र सम्मान से सम्मानित हूँ, तो मुझे इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो मैं कर रही हूँ, जिस चीज़ से मुझे सम्मानित किया गया है, जो चीज़ सोच के मुझे सम्मान दिया गया है, तो मैं उसकी अवहेलना ना करूँ। लेकिन भाषा का तो कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लोगों का कहना होता जो करते हैं उनसे भी मैं यह बोलना चाहूंगी जो ना करें, क्योंकि कलाकार पे कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, मंच पे खास करके। हाँ, अगर वो गंदा गा रहा है, गंदे गीतों को गा रहा है, तो उस पे आप रोक लगाइए। अगर भोजपुरी में अच्छे गीतों को गा रहा है तो उस पे आप क्यों रोक लगाएंगे? भाषा थोड़ी खराब है, आजकल के गीत खराब हो गए हैं, भाषा अभी भी खराब नहीं है। अब अभी वर्तमान में जो देश में महाराष्ट्र में मराठी लोग हिंदी भाषी को वहाँ मारपीट करता है, उसका रीज़न तो कहीं ना कहीं यही है कि हम भी मानसिकता, मिथिला क्षेत्र में जो लोग इस मानसिकता के लोग हैं कि नहीं आपको मैथिली ही बोलना पड़ेगा, मैथिली में ही काम करना पड़ेगा, तो यही चीज़ तो महाराष्ट्र में हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। जी नहीं, इसका आप भी खंडन करती हैं? हाँ, बिल्कुल करती हूँ। अगर ये हो रहा है तो ये गलत है, मैं तो अभी भी बोलूँगी भाई नहीं करना चाहिए। हमारी भाषा है, अन्य भाषा को भी, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हर भाषा के लोग रहते हैं, इसीलिए किसी भी चीज़ का अवहेलना नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी भाषा बोलिए, अपनी अपनी भाषा को गाइए। मैं तो बस इतना ही कहूँगी। जूली झा का संगीत के अलावा किस फील्ड में इंटरेस्ट है? जैसे सपोज हो गया सीरियल देखना, किसी का क्रिकेट देखना होता है, कोई न्यूज़ देखता है, एक होता है लोग अखबार पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, इस पे किस चीज़ में आपका रुचि है? मैं म्यूज़िक के अलावा मैं कुकिंग में ज़्यादा शौकीन हूँ। कुकिंग में? हाँ, अच्छा। मुझे आता भी है, बहुत कुछ बनाना आता है। तो आप मिथिला से आती हैं? और मिथिला में जो है सो 56 क्या बोलते हैं उसको, वहाँ का जो व्यंजन है हमारे यहाँ का 56 भोग, तो वो 56 भोग का तो भोग सब जगह लगता है, लेकिन मिथिला का कुछ अलग है। जैसे वहाँ पे मिथिला में दामाद का जो ससुराल में जो उनका स्वागत सत्कार होता है, तो उसमें तो बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, बहुत खा नहीं पाते हैं, नहीं खा पाते। तो क्या जूली झा ये परिपक्व है कुकिंग में? हाँ, सब कुछ बना लेती हूँ, सब कुछ। हाँ, सब अच्छा, कुछ। मिथिला जो है वहाँ का जो कल्चर है, सपोज वहाँ का पर्व त्योहार,
कुछ ऐसा पर्व त्योहार हो जो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रुचि हो उस पर्व त्योहार में? मधुश्रावणी अच्छा। आज जो होता आज भी है वो त्योहार, हाँ। मधुश्रावणी पावन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये 15 दिन का जो होता है ये त्योहार। लड़कियां शादी करके आती हैं, नई नई शादी हुई रहती है और डेली हर तरह की साड़ियां पहन के श्रृंगार करके अपना सहेली सबके साथ जाती हैं फूल तोड़ने के लिए। फिर 15वें दिन मधुश्रावणी होता है जिसमें टेमी पड़ता है, अच्छा, टेमी दागा जाता है। मधुश्रावणी मुझे ये पावन बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो पर्व है ये हाँ। मधुश्रावणी मिथिला में तो सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग करते हैं, हाँ तो हाँ। आपको उसमें रुचि है? हाँ हाँ, अच्छा। इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। बाकी छठ हो गया, हाँ। छठ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। उसके बाद मुझे दिवाली अच्छी लगती है। हाँ। होली से उतना इंटरेस्ट नहीं है, बाकी छठ दिवाली ये सब अच्छा लगता है। हाँ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप मंच से गा रही हो और सामने आपके लोग गा रहे हो, झूम रहे हो, कोई ऐसा संगीत आपने गा दिया हो जो रोने लगा हो लोग? हाँ, ऐसा कभी हुआ है आपके मेरे साथ तो मोस्टली होता है ऐसा। जब मैं विदाई गीत गाती हूँ, समदाउन बोला जाता है मिथिला में, जब बेटी की विदाई होती है तब समदाउन गाते हैं, तो उसमें मैं खुद ही रोने लग जाती हूँ। पहले तो अच्छा। मैं खुद रोने लग जाती हूँ और फिर जब मैं रोती हूँ उसके बाद हर एक पब्लिक के आंखों में आंसू। और मैंने तो इतना देखा है जो मेरे सामने औरतें फूट फूट के रोती है, मुझे पकड़ के रोती हैं जब मैं ये गीत गाती हूँ तब। बाकी तो हर एक, जब माँ बेटे का गीत होता है उसमें भी रोना आ जाता है, माँ बेटी का गीत होता है उसमें भी रोना आता है। मेन मुझे जब मैं समदाउन गाती हूँ तो मैं पूरा गा नहीं पाती इस गीत को। मेरा आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें मैं नहीं गा पाती पूरा, मैं इस गीत को कर ही नहीं पाती, मैं आधे में ही रोने लग जाती हूँ। अच्छा, तो मतलब आपको ये फील होता है कि सामने हमारे जो दर्शक है जो हमसे खुश होकर के कोई रो रहा है, हाँ। कोई झूमने लगता है, ठीक है, मंच साझा करती हैं आप, हाँ। ठीक है। होता क्या है कि किसी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह कंपटीशन है, कंपटीशन का मार्केट है। चाहे कहीं भी चले जाओ आप, चाहे आप छोटे से मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे अगर दो दुकान समान रूप से है तो दोनों में कंपटीशन है, ठीक है। मिथिला मैथिली में भी है और गायकी क्षेत्र में भी कंपटीशन है। हाँ, बहुत है। तो किस तरह का कंपटीशन, किस तरह का चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है? चैलेंज तो यहाँ तक एक्सेप्ट किया है मेरे पापा ने, यहाँ तक फेस किया है जो आप करके दिखा दीजिए, आप अपनी बेटी को कलाकार बना के दिखा दीजिए तो मान जाएंगे। अच्छा। यहाँ तक मैसेज पे मेरे पापा को बोला गया है, धमकियां मिली हुई हैं। पापा ने बोला आपका चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अपनी बेटी को कलाकार बना के दिखाऊंगा। अब ये मेरे ईगो पे आ गया है, तो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट करके उन्होंने दिखा दिया अपनी बेटी को कलाकार बना के। और अभी भी मेरे लिए हर मंच चैलेंजिंग मंच होता है। आज भी मेरा अभी भी स्ट्रगल लाइफ है, अभी भी मैं कर ही रही हूँ। मैं अपने आप को ये नहीं कह रही थी मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शून्य, जीरो हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन मेरे लिए हर मंच, मैं जब भी मंच पे जाती हूँ तो भगवान से इतना ही बोलती हूँ जो भगवान अच्छा हो जाए, कैसे भी हो अच्छा हो। क्योंकि आप कभी कभी ये सोचते हैं ना, कितने आर्टिस्ट के मन में आ जाता है अरे ये क्या गाएगा, ये तो मेरे से जूनियर है, अभी आया है। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, वो आपसे अच्छा करके निकल सकता है। सीनियर्स की बात तो जाने दीजिए, सीनियर्स तो अच्छा करेंगे ही, लेकिन आप जूनियर से भी ये एक्सपेक्टेशन रखिए जो वो अच्छा करके निकल सकता है। ये मत सोचिए जो आप बॉस हैं, नहीं, आप बॉस नहीं हैं, आप बॉस नहीं हैं, आपसे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। अगर किसी लाइन को छोटा करना है तो उसके आगे बड़ी लकीर खींच दीजिए, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। अच्छा, तो आपको भी ये चैलेंज फेस करना पड़ा है? हाँ, बहुत। जैसे छोटे छोटे कलाकार होते हैं, छोटे मतलब जो शुरुआत करते हैं, आपने बोला कि मैं मंच पे डायरेक्ट पहुंच गई, तो आपका हो सकता है कोई सोर्स हो या किसी के थ्रू आप वहां तक पहुंची होंगी, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनको मंच नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इसका क्या रीजन रहा होगा या क्या रीजन है? क्यों नहीं मिलता है, ये देखिए, ये फैमिली पे डिपेंड करता है, और दूसरी बात आपका बिहेव कैसा है, आप गा क्या रहे हैं। गाना आप भी गा लेते हैं, घर में सब गुनगुनाते हैं। हाँ। मेरी मम्मी गा लेती है, मेरे बहन सब गाते हैं। आप गा क्या रहे हैं, सब सिंगर बन गए आजकल तो मैं देख रही हूँ सोशल साइट पे, हर एक दिन कलाकार निकलता है जाता है। लेकिन आपका बिहेव कैसा है लोगों के साथ, आप किसके थ्रू जा रहे हैं, आप अच्छे इंसान के थ्रू जा रहे हैं या गलत इंसान के थ्रू जा रहे हैं। अगर आप अच्छे इंसान के थ्रू जा रहे हैं, अब मेन बात है गार्जियन।
गार्जियन अगर आपको हर जगह सपोर्ट कर रहा है तो आपको कोई नहीं आगे बढ़ने से रोक सकता है, आपके टैलेंट को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए सबसे पहली बात, तभी आपको मंच मिलेगा। आपके अंदर टैलेंट होगा तो आपको लोग, मिथिला में कहा जाता है डिबिया लौको ताकल जात, तो आपको लोग डिबिया लेके जरूर ढूंढेंगे आपके अंदर अगर टैलेंट होगा तो। मंच तो अब सोशल साइट इतना ज्यादा वो हो गया है, फेसबुक इंस्टाग्राम, तो अब तो लोग फेसबुक पे कलाकार बन जाते हैं। जिनको व्यूज मिलियन में व्यूज हैं फेसबुक पे, वो स्टेज पे आता है तो 2 लाइन गा नहीं पाता है। हम लोग बोलते हैं अरे इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने व्यूज हैं और 2 लाइन आप गा नहीं पा रहे हो, तो आपको मंच क्यों नहीं मिलेगा? मंच जरूर मिलेगा, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। सोशल मीडिया की बात करिए आपने। हाँ। सोशल मीडिया पे आज के डेट में अगर मैं अन्य भाषाओं की बात करूं तो अन्य भाषा में एक जैसे वो लोग बनाते हैं कि हमारा टारगेट है कितना व्यूज लेके जाना है, और कुछ का ट्रेंड होता है, जैसे कि किसी का वीडियो 24 घंटे में मिलियन में चला गया, किसी का 2 दिन में मिलियन में चला गया। मिथिला मैथिली में क्या है इस चीज़ का, क्या कि ट्रेंड का क्या मतलब है? वायरल जैसे बोलते हैं ना कि किसी गायक का वीडियो वायरल हो गया, भोजपुरी में आप देखेंगे कि बहुत सारे सिंगर का वीडियो वायरल हो जाता है। तो मिथिला मैथिली में क्या ऐसा होता है कि वीडियो वायरल होता है, या लोग संगीत में सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हैं? बहुत होता है, बहुत। मेरा खुद का हुआ है, मैं तो सोशल मीडिया की ही आर्टिस्ट हूँ। जिस समय में सोशल मीडिया इतना वर्क नहीं करता था, 2016 ईस्वी की बात है ये, जिस समय में सोशल मीडिया इतना वर्किंग नहीं था, उस समय में मेरा गाना वायरल हुआ है। वो भी मेरा फेसबुक आईडी नहीं था, मेरे पापा का था। मनोज झा के नाम से पापा चलाते थे वो आईडी अभी भी चल रही है। उसी पे मेरा गाना वायरल हुआ था। मैं कैजुअल ड्रेस में थी, टी शर्ट और लोवर में थी, और मैं गा रही थी, और एक रात के अंदर में मिलियंस व्यूज गए थे। दुर्गा पूजा का अष्टमी रात था। मैं कितने इंटरव्यूज में बोल चुकी हूँ ये बातें। दुर्गा पूजा की अष्टमी रात थी, और पब्लिक के बीच से मुझे अचानक डिमांड आता है जो ये गाना गाइए, इस गीत को गाइए, छोड़ू छोड़ू ने सैया भोर भोगले, इस गाने को गाइए। तो मैं तो शॉक्ड रह गई, भाई ये गाना वायरल हो गया। उसी टाइम से मैं ये वायरल, अब मैं सुनने लगी हूँ जो भाई मेरा गाना ट्रेंड हो गया, मेरा गाना वायरल हो गया। नहीं, वायरल तो भाई उसी टाइम से आ रहा है जिस टाइम में मैं सोशल मीडिया था नहीं। अब इंस्टाग्राम इतने बच्चे चलाते हैं, पैदा होते हैं और बच्चे इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हैं, मैंने तो ये भी देखा है। लेकिन उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ जिस टाइम में सोशल मीडिया इतना वर्किंग नहीं था। और रही बात व्यूज की, तो व्यूज यूट्यूब पे व्यूज का मेरी नजर में कोई मैटर नहीं है, क्योंकि व्यूज आजकल पैसे पे खरीदे जाते हैं। आप पैसे लगाइए, व्यूज लीजिए, और व्यूज ले लिया, अब मंच पे उस गाने का था पता ही नहीं है। मेरे गाने का 17,000, 18,000, 10,000 व्यूज गया, और लोगों की जुबान पे वो गीत है तो वो गीत हिट है मेरी नजर में। बाकी और आर्टिस्ट क्या सोचते हैं और लोग क्या सोचते हैं ये मैं नहीं जानती। मिथिला में आप के साथ आप जब मंच साझा करती है तो डुएट भी गाती है आप लोग? हाँ, तो डुएट गाती हैं तो आपको अभी तक जो डुएट में सबसे जो कंफर्टेबल एक होता है ना, जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इनके साथ मंच साझा करूं मैं, तो कौन है वो शख्सियत? सबसे मतलब कंफर्टेबल मैं जिनके साथ महसूस करती हूँ, ऐसा नहीं है जो मेरा गाना जिनके साथ हिट हुआ मैं उन्हीं का नाम लूंगी। नहीं, ऐसा तो सबसे पहली बात, जो मेरे साथ मैनेज करके गाएंगे, जिनके साथ मैं मैनेज करके गाऊंगी, स्केल मैनेज करके गाऊंगी, वो मेरे लिए कंफर्टेबल है। सबसे पहली बात, माधव राय जी हैं, उनके साथ मेरा गाना हिट हुआ है, बहुत गाने हिट है उनके साथ। वो भी स्केल मैनेज करते हैं, मैं भी मैनेज करती हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ दूसरे तरह की है और स्केल मैनेज करके गाना होता है स्टेज पे। पहले फर्स्ट नंबर पे माधव राय जी, और सेकंड नंबर पे कुंज बिहारी जी, मिथिला रत्न कुंज बिहारी जी, वो भी मेरे साथ मैनेज करके गाते हैं और मैं उनके साथ मैनेज, दोनों के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। अब बाकी सबके साथ बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, उन दोनों के साथ तो खैर बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत अच्छा लगता है उन दोनों के साथ गाना, माधव जी के साथ और कुंज बिहारी जी के साथ। मतलब डुएट में? हाँ, डुएट में। अच्छा, किसी को आप आइडियल मानते हो मिथिला में? मिथिला में हाँ मानती हूँ। कौन हो नाम? मिथिला में कुमकुम जी। अच्छा, उन्हीं को आइडियल मानती है आप? कुमकुम मिश्रा जी मेरी आइडल वो है। गायकी क्षेत्र में ऐसे अगर आपको जैसे गीत संगीत की दुनिया से हट के अगर देखें हम, गीत संगीत की दुनिया से हट के अगर आप देखते हैं तो मैं पूनम जी को। वो भी तो गायिका ही है। एक गायिका है और एक सफल गृहिणी पहले है। अच्छा, सफल गृहिणी वो पहले हैं, गायिका तो बाद में, मंच पे जाने के बाद गायिका भाई। अच्छा, आप स्कूल में बेंच चेयर पे बैठ के उसके बाद आप टीचर, मंच पे चले गए उसके बाद आप गायिका। मंच के नीचे आपका क्या है बिहेव, आप कैसे रहती हैं, कैसे उठती हैं, कैसे बैठती हैं, कैसे बात करती हैं, इस मामले में उनका तोड़ नहीं है। अच्छा, उनके जैसा बनना
और उनकी वो उस टाइम की जितनी सिंगर्स हैं, कुमकुम मिश्रा जी हो गई, पूनम मिश्रा जी हो गई, दिल्ली की है एक अंजू झा जी जो अब श्याम भजन गाने लगी हैं। वो पहले मैथिली, अभी भी गाती हैं मैथिली गीत संगीत, अभी भी वो करती हैं, लेकिन श्याम भजन अब ज्यादा करने लगी हैं। उनको भी मैं आइडल मानती हूँ, क्योंकि उन लोगों से जो मैंने सीखा है वो बहुत बहुत चीज़ अचीव किया है मैंने उन लोगों से, जो कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे लहजे में रहना है, कैसे बातचीत करनी है, मैं उन्हीं लोगों को देख के सीखी हूँ। अच्छा, हाँ। तो पूनम झा जी से आपने ये सीखा है कि वो गृहिणी जीवन में रह के भी हाँ, एक सफल गायिका एक है। अच्छी पत्नी है, हाँ, एक अच्छी बेटी है, हाँ, एक अच्छी माँ है, एक अच्छी शिक्षिका है, और गायिका तो अच्छी है ही। अच्छा, हाँ। तो ये आपके आइडियल हैं। हाँ, इस मामले में मैथिली भाषा अष्टम सूची में है, लेकिन अन्य भाषा की अगर मैं बात करूं तो उसका वर्चस्व इस हिंदुस्तान में, इस भारत में, और मैथिली का वर्चस्व कहीं ना कहीं कम है। इसमें किसका कमी है, मैथिल का या सरकार का? मैथिल खुद ही दुश्मन है, मैथिली के दुश्मन मैथिल ही हैं। सबसे पहली बात तो आप मैथिल हो के आप अपनी गाड़ी में भोजपुरी गाना सुनते हैं, मैथिल हो के आप अपनी गाड़ी में हरियाणवी गाना सुनते हैं। आप मैथिली कलाकारों के गीतों को सुनिए ना, तब कहीं जाके मैथिली मिथिला आगे, अब तो खैर बहुत आगे बढ़ गया है। लोगों की जो रुचि मैं देख रही हूँ इस मामले में बहुत आगे, क्योंकि मैं कार्यक्रम करती हूँ, मैं गाने गाती हूँ। जिस हिसाब से मैंने जिस क्षेत्र में मैं गई हूँ, मैथिली लोग सुनते हैं। भागलपुर जिला हो गया, पूर्णिया जिला हो गया, बेगूसराय जिला हो गया, इन सब जिला में लोग मैथिली बहुत सुनते हैं। और यहीं पे हम बात करते हैं दरभंगा मधुबनी में, तो तेरे को मेरे को दिल्ली वाली भाषा, वो भी टूटी फूटी, जैसे टंग टुट्टा हिंदी बोलते हैं हमारे उसमें, तो वो बोली जाती है। तो मैथिली के दुश्मन मैथिल ही हैं, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अन्य भाषा चाहे वो हरियाणवी हो और चाहे भोजपुरी हो चाहे पंजाबी हो, कोई भी हो, उन सब के लिसनर ज़्यादा हैं। भोजपुरी के लिसनर ज़्यादा हैं। भोजपुरी आज बॉलीवुड तक, बॉलीवुड से भी आगे है भोजपुरी, ये चीज़ हमने देखी है। भोजपुरी बॉलीवुड से आगे है। बॉलीवुड के सर्च कम है, बॉलीवुड गानों के सर्च कम है यूट्यूब पे, भोजपुरी गानों के सर्च ज़्यादा हैं। उनका तो वीडियो घंटों में, मिलियन में चला जाता है। तो ये ज़्यादा है, लिसनर ज़्यादा हैं, सुनने वाले ज़्यादा हैं, प्रोड्यूसर हैं, प्रमोशन करने वाले हैं। हर एक गाने पे प्रमोशन होता है, वहां जाके लखनऊ जाके प्रमोशन होता है, हर शहर में जाके प्रमोशन कराया जाता है गीतों। लेकिन मैथिली में एल्बम निकाल दिया तो बस फेसबुक पे लिख के डाल दिया, आई हमरा आवाज में गीत रिलीज हुए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये ऐसा क्यों है? आप प्रमोशन नहीं करते हैं किसी का, आप बस सुन लिए, आप शेयर तक नहीं करते हैं। कलाकारों ने पोस्ट कर दिया, उसके बाद आप एक जो हमारे शुभचिंतक हैं वो शेयर भी नहीं करते हैं हमारे सॉन्ग्स को। व्यूज चले गए, जो गाना ट्रेंड हो गया उस पर रील्स बना के डाल दिया, वो अच्छा लगता। तब हम समझते हैं, जो अगर लोगों के मुंह से सुन रहे हैं जो आपका ये गाना आया है, आप ये गाना सुना दीजिए, तो हाँ ठीक है, तब हम समझते हैं जो ये गाना मेरा हिट हो गया। तो मैंने जैसे ही बोला, लिसनर ज्यादा हैं, भोजपुरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, ये सब के लिसनर ज्यादा है, तो वो यही होता है बस, और कुछ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो मैथिली गायक गायिका हैं, अभी आप हैं जैसे, समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है। आपको ट्रेंड बदलना हो, कंपोजिशन लाना पड़ेगा मार्केट में, और जो क्या बोलते हैं कॉपी पेस्ट, पैरोडी जिसको बोलते हैं, कहीं मैथिली में ऐसा तो नहीं कि पैरोडी लोग हैं, मतलब पैरोडी गायक ज़्यादा हो गया है कि बस कॉपी पेस्ट करना जानते हैं? पैरोडी तो इतिहास ही रहा है मैथिली का। आप चले जाइए 30 साल पहले, जो गायक गायिका गाते थे, जो गायक गायिका अब बुजुर्ग हो चुके हैं, बुढ़े हो चुके हैं, आप उनका निकाल लीजिए ना, सारा गाना, एक एक गाना पैरोडी है, फिल्मी धुन पे है सारा गाना, आप निकाल के देखिए, यूट्यूब सर्च कीजिए ना। तो फिर अभी के यूथ गायिका गायिका हैं, आप यूथ हैं, आपका अभी 25 के आसपास एज है आपका, 25, तो यंग जनरेशन को तो इस चीज़ को चेंज करना चाहिए कि मैं नया कंपोजिशन लाऊं। तो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, यंग जनरेशन कर रही है इस चीज को, तो पारंपरिक चीजें गा रही है। नहीं, यंग जनरेशन पारंपरिक चीजें गा रहे हैं, ठीक है। आपने बोला कि गाड़ी में, मतलब कार चलाते समय भोजपुरी सुन रहा है लोग, ठीक है, लेकिन उसको मैथिली में कुछ ऐसा मिलेगा तभी तो वो उसको सुनेगा। मिल रहा है मैथिली में। पारंपरिक गीत का मतलब हुआ कि कोई पर्व त्योहार है, उसमें लोग सुनेगा उसको, लेकिन उसके बाद भी तो संगीत दुनिया में जाता है। तो सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है जो नहीं सुन रहे हैं। जो अच्छे घर से हैं, जो अच्छे गीत संगीत सुनने वाले हैं, संगीत को समझने वाले हैं, जिनको सुर का ज्ञान है, ताल का ज्ञान है, वो सुन रहे हैं ना। हम लोग जो गा रहे हैं, अगर नहीं सुन रहे तो हम लोग को लोग जान कैसे रहे हैं, हम लोग को स्टेज कैसे मिल रहा है? नहीं, मंच मिलना और दर्शक के बीच में जाके गा देना, और आपको पब्लिक में लिसनर बढ़ाना, मतलब आपको क्या बोलते हो, सुनने वाले को जगाना, वो दोनों डिफरेंट चीज है।
मंच तो आपको तब मिलता है जब कोई कार्यक्रम करने के लिए इच्छुक है। सपोज मैं कल एक कार्यक्रम करूंगा, मुझे मैथिली में कार्यक्रम करना है, तो मैं तो गायक गायिका को ढूंढूंगा। तो ये करवाने वाले लोग तो मिल रहे हैं, लेकिन सुनने वाले लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल पा रहा है कहीं ना कहीं। तब तो वो अपने कार में बजा के चलेगा मैथिली का गाना कि भाई हाँ हमारे कार में ऐसा संगीत गीत बज रहा है। वो तो अभी तक उसको तो हुआ ही भोजपुरी- नहीं है। हमारे जो सीनियर्स करते आ रहे हैं उन्हीं से हम सीख रहे हैं। जो सीनियर्स ने किया है उन्हीं से हम सीख रहे हैं, और अपना भी करने की अब कोशिश हम लोग करते हैं। जहां तक हमने कोशिश किया है वो सफल रहा है। मैंने अभी एक हाल ही में मेरा गाना रिलीज हुआ रंगदार सजना। मैंने उस गीत से इतना एक्सपेक्ट किया ही नहीं था जो ये गाना इतना चलेगा। और YouTube पे उस गाने के मात्र 18,000 व्यूज हैं। और आप इंस्टाग्राम निकाल लीजिए, उस पे आप 3 लाख 4 लाख प्लस रील बन रहे हैं। तो ये गाना सुन नहीं रहे हैं, तो फिर अगर सुन रहे हैं, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक लिसनर कैसे बढ़ेगा। मैथिली में तो मैथिली क्षेत्रीय भाषा है ना, आप क्षेत्रीय में सुन सकते हैं। बाहर में आप हरियाणवी लोग कैसे मैथिली समझेंगे, पंजाबी लोग कैसे मैथिली समझेंगे। नहीं, हम तो पंजाबी समझ रहे हैं। हाँ। तो हमारे मैथिली को वो कैसे जानेगा। पंजाबियों ने कुछ तो ऐसा किया है जो आज मिथिला क्षेत्र में जो बच्चा रह रहा है, मिथिला मैथिली वाले नहीं कर रहे हैं ना, तो वही नहीं, इस हाँ, चीज को कैसे नहीं कर रहे हैं। सकते हैं लोग, नहीं कर रहे। अब कैसे कर सकते हैं ये तो भाई उन्हीं योद्धा सबसे पूछिए आज तक जिन्होंने जो मिथिला राज्य के लिए लड़ रहे हैं, वो आज तक अभी नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला। मिथिला राज्य अभी तक नहीं मिला। कितना आंदोलन हुआ, कितने लोगों ने अपने पीठों पे लाठियां खाई है, खून पसीना एक किया है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। तो मैंने तो पहले ही कहा, जो तो मिथिला राज्य का आप समर्थन करती हैं? हाँ, करती हूँ। मिथिला राज्य मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि लोग समझते हैं जो मिथिला मैथिली दरभंगा मधुबनी तक ही सीमित है। अच्छा। हाँ, मैं जहाँ तक मैंने जाना है, जो लोगों से सुना है, जो दरभंगा मधुबनी मिथिला, लेकिन मिथिला बेगूसराय है, मिथिला भागलपुर है, मिथिला पूर्णिया है, मिथिला सब जगह है। आप समस्तीपुर है, सब जगह, लेकिन वहाँ की मैथिली बोली जाती है। हमारे यहाँ बोलते हैं केहन छिए, की हाल चाल छे, ठीक छिए, लेकिन बेगूसराय में बोला जाता है की हाल छहो, ठीक छहो। टच करता है मैथिली से ही, लेकिन मैथिली वहाँ पे ज्यादा पसंद की जाती है बेगूसराय जिला में। आप चले जाइए, मैं जाती हूँ वहाँ पे कार्यक्रम करने के लिए, ललायत है लोग मैथिली सुनने के लिए, मैथिली गीत संगीत को सुनने के लिए। वहाँ के लोग आपको अश्लीलता नहीं पसंद करेंगे, भोजपुरी गीतों की डिमांड आपके पास नहीं आएगी। वहाँ पे आपको विवाह गीत की डिमांड आएगी। वहाँ पे जो मैंने गाए, जो मेरे हिट हैं गाने, और भी आर्टिस्ट हैं जिनके हिट हैं गाने, जो जाते हैं कार्यक्रम करने, वहाँ पे उनसे ऐसे ही गीतों की डिमांड की जाती है। और आर्टिस्ट को देख के डिमांड की जाती है, जो आर्टिस्ट कैसा है, ये कैसा गा रहा है, किस टाइप का कलाकार है, उससे उस तरह की गीतों की डिमांड की जाती है। तो आपके साथ दरभंगा मधुबनी में भी लोग भोजपुरी गाने का डिमांड करती है? हाँ, करते हैं, बहुत जगह करते हैं। दरभंगा मधुबनी में? हाँ, करते हैं, लेकिन हम लोग अडिग रहते हैं, जो हम नहीं गाएंगे। अच्छा। हम मैथिली कलाकार हैं, हाँ गाएंगे, लेकिन साफ सुथरा गीत गाएंगे। अच्छा गीत जो है भोजपुरी में वो गाएंगे। बाकी हम इधर उधर का अगर बोल भी बता दिया जाता है जो ये गाइए, तो हम मना कर देते हैं, नहीं भाई हमसे नहीं होगा। अच्छा, हम नहीं गा सकते। तो ये किसी एक मंच की बात है पर्टिकुलर, या कहीं पे भी भोजपुरी नहीं गाती हैं आप? नहीं, कहीं नहीं गाती हूँ। एक मंच ऐसा नहीं, मैं कहीं नहीं गाती हूँ। मैं कहीं भी रहूँ, मैं भोजपुरी नहीं गाती हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ जो मैं नहीं गाती हूँ। बहुत हद तक अगर डिमांड आ जाएगी तब मैं गाऊंगी, अदरवाइज इग्नोर करती हूँ। भोजपुरी अवॉइड करती हूँ मंच पे, ना ही गाऊं तो ज्यादा बेटर है। अभी इससे पहले हमने आपसे पूछा था कि भाषा का बैरियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ। आपने कहा था कि भाषा का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए, खास करके गायक गायिका के लिए। हाँ। फिर आप कहती हैं कि हम भोजपुरी गाना नहीं चाहते नहीं हैं। जो मुझे जो सम्मान मिला गया है, मिथिला रत्न सम्मान, मिथिला विभूति सम्मान, रविंद्र महेंद्र सम्मान, उसके बाद मिथिला गौरव सम्मान, मैं इन सब सम्मानों से सम्मानित हूँ। मुझसे लोगों की एक्सपेक्टेशन है मैथिली गीतों की। जो मैथिली कलाकार है तो मैथिली ही गाएंगी। तो हम लोग माइंड में ऐसा रखते हैं जो भाई मैथिली गाना है। भोजपुरी अवॉइड करते हैं, ऐसा नहीं है, भाषा को खराब अभी भी नहीं कह रहे हैं। गीत खराब है, भाषा अभी भी खराब नहीं है, भाषा बहुत अच्छी है। लेकिन ये होता है जो मैथिली कलाकारों से मैथिली गीतों की एक्सपेक्टेशन रहती है, तो मैथिली गीत ही हम लोग गाते हैं, ये होता है। अच्छा, मैथिली आपके लिए एक भाषा है या भावना है? भावना कह सकते हैं,
जो जिसमें हम एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, तो जैसे लगता है जो मतलब प्यार से बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली में रही हुई हूँ, मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया, शुरुआत में ही बताया। जब मैं दिल्ली में मेरे सारे दोस्त हरियाणा के, जाट थे सारे, ऐसे पंजाबी, सब ऐसे ही थे। तो हम लोग कुछ थे बिहार के भी थे, मैथिल भी थे। तो हम लोग जब बात करते, झगड़ा होता था, तो मेरी दोस्त जो पंजाबी थी वो आती थी, कहती थी अरे अभी तो तुम लोग का झगड़ा हुआ था। मैंने बोला भाई अभी भी झगड़ा है ही, झगड़ा अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, इसलिए तुझे लग रहा है। किसी को हम लोग देखते हैं, दिल्ली में रहे हुए हैं, तो कैसे लड़की को छेड़ा जाता है, इस हिसाब से बोला जाता है, लेकिन हमारे मिथिला में कितने प्यार से बोला जाता है कि ये की हालचाल छे। ये तरीका होता है मिथिला मैथिली का। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। जब हमारी लड़ाई भी अगर किसी से हुई तो दूसरा आदमी ये नहीं कह सकता है जो भाई इन दोनों का झगड़ा हुआ है, ये नहीं बोला जा सकता है। तो मैथिली तो भावना है, प्यार है। अच्छा, मिथिला क्षेत्र जो है बहुत ही पिछड़ा है, खास करके बिहार का, अगर बिहार तो है ही पिछड़ा, साथ में मिथिला तो उससे ज़्यादा पिछड़ा है। और आप मिथिला राज्य की बात की अभी, जो मिथिला राज्य मिलना चाहिए, तो मिथिला राज्य मिलने से क्या मिथिला का विकास संभव है, हो जाएगा? मिथिला का विकास हो रहा है और हो जाएगा, वो मिलने से कुछ हद तक हो जाएगा। अच्छा, जिन वीरों ने लाठी खाई है, खून बहाया है, उनको तो भाई दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है। लेकिन अभी भी लड़ रहे हैं कुछ क्रांतिकारी, अभी भी लड़ रहे हैं मिथिला राज्य के लिए, तो वो मिलना चाहिए और उससे विकास होगा, ये मुझे भरोसा है, जो जरूर होगा मिथिला राज्य मिलने से। किसी भी क्षेत्र का भाषा जो होता है, वो भाषा को ऊपर तक ले जाने में गायक गायिका का बहुत बड़ा योगदान होता है। खास करके प्रचारक होते हैं, गायक गायिका प्रचारक होते हैं, उस क्षेत्र का प्रचारक होते हैं। चाहे गायक गायिका, कवि कवित्री जो भी हैं, प्रचारक होते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक क्या किया है मिथिला राज्य के लिए या मिथिला क्षेत्र के लिए? हम तो भाई हर जगह मंच पे जाते हैं तो लोगों से यही कहते हैं, जब मैथिली बोलिए, अपने घर में मैथिली बोलिए, अपने बच्चों को मैथिली सिखाइए, मैथिली सुनिए, मैथिली गीत संगीत को सुनिए, अन्य भाषा सुनिए, लेकिन जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि हर जगह मैंने देखा है बंगाली में बात करते हैं, दो पंजाबी आपस में मिलते हैं तो पंजाबी में बात करते हैं, लेकिन जब दो मैथिल मिलते हैं तो वो हिंदी में बात करते हैं। हम लोग पूछते हैं, कितने जगह जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए, तो हम लोग पूछते हैं इतना जेवाक छे, ये गांव जेवाक छे, ऐसे चले जाइए, यहाँ से ये कर लीजिए, लेफ्ट ले लीजिएगा। तो ये भाषा है, ये तरीका है बोलने का, ये गलत तरीका है, आप गलत बोल रहे हैं। अगर आपसे मैथिली में दो मैथिल मिलते हैं तो मैथिली में बात क्यों नहीं करते हैं? तब आप गायक गायिका से एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो आप मैथिली ही गाइए, आपके ऊपर ये फलाना ढिमका, ऐसा कुछ नहीं। आप तो पहले मैथिली में घर में बच्चों से बात कीजिए, आप क्यों नहीं करते हैं? आप घर में तेरे को मेरे को बच्चों से हांजी पांजी करेंगे तो आप मैथिली गायक गायिका से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? मैथिली गायक गायिका तो बहुत आगे तक ले गए। अब आपके मैथिली गीत संगीतों को बेगूसराय जिला वाले सुन रहे हैं, पूर्णिया जिला वाले सुन रहे हैं। मैंने हाल ही में एक रील पोस्ट किया था अपने फेसबुक अकाउंट से, पेज से। वो दोनों व्यक्ति पति पत्नी हैं, वो दोनों व्यक्ति मैथिल नहीं हैं। आप अभी भी निकाल लीजिएगा, होगा ही वो वीडियो। मैथिल नहीं है, लेकिन मेरे गानों पे रील बनाए हैं और प्रॉपर लिपसिंग करके बना रहे हैं। मुझे कहीं से पता लगा जो ये मैथिल नहीं है, मुझे इतना अच्छा लगा जो मैं बता नहीं सकती। तो यही होता है, आपस में मैथिली में बोलिए। कलाकार तो बहुत हद तक ले गया, आर्टिस्ट, गायक गायिका, चाहे कोई भी हो, राम बाबू जी हो, कुंज बिहारी जी हो, पूनम मिश्रा जी हो, कुमकुम मिश्रा जी हो, माधव राय जी हो, विकास झा जी हो, बहुत हद तक इन्होंने मेहनत करी जो मेरा मिथिला, मैं जो गाँव मैथिली गीत मेरा आगे जाए, मेरा मिथिला आगे जाए। हमने भी बहुत प्रयास किया है। अब भाई जिनको समझ में आता है वो सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आता है वो आज भी उसी धर्रे को अपना रहे हैं, वही धर्रा अपने घर में चला रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया, मेरे मम्मी पापा ने कभी हिंदी में बात नहीं की, तो वही संस्कार घर से आता है। आप घर में कैसे बच्चे को ट्रीट कर रहे हो, किस भाषा में बात कर रहे हो, वही बच्चा सीखता है। तो मुझे शुरुआत से ही मैंने मैथिली ही सुना, मेरे पापा मम्मी मैथिली में ही बात करते थे, तो मैंने भी मैथिली बोलना सीखा। मेरे पापा मुझे मैथिली कीर्तन कराते थे, मैथिली कीर्तन में ले जाते थे, तो मैंने मैथिली गीतों को सुना, तो मुझे मैथिली गीतों में ज्यादा रुचि रहा। तो यही होता है। जैसा कि आपने अभी कहा कि आप जाती हैं कहीं कार्यक्रम करने के लिए और लोग से पूछते हैं कि हमको हमरा वही गांव जवाक छे, लेकिन लोग हिंदी में बोलते हैं आपसे। तो ये तो हुआ भाषा को इग्नोर करना, कहीं ना कहीं पूरा अवॉइड कर रहे हैं। संदेश देना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहूंगी, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप मैथिली बोलिए,
हर जगह अपने बच्चों को मैथिली सिखाइए, अपने घर में मैथिली बोलिए, आपस में पति पत्नी मैथिली में बात करिए, तभी जाके आपके बच्चे मैथिली सीखेंगे। आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी मैथिली अच्छे से बोलेगी, मैथिली सीखेगी, अपने पारंपरिक गीतों को सीखेगी, पारंपरिक त्योहारों को पहचानेगी। आजकल के जो हम लोग को पसंद है मधुश्रावणी, बरसाइत, हम लोग को पसंद है छठ, लेकिन आने वाली पीढ़ी इन सब चीज़ों को नहीं पसंद करेगी, मुझे जैसा लगता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जो आने वाली जनरेशन इन सब चीज़ों को नहीं पसंद करेगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब त्योहार, लेकिन आने वाली जनरेशन इन सब चीज़ों को नहीं पसंद कर, क्योंकि पता ही नहीं है इस बारे में ना, जो भाई है क्या टेमी दागने का मतलब आजकल के बच्चे क्या समझेंगे, जो भाई इसका क्या है रीजन। तो भाई आप जब तक अपने घर में नहीं बोलेंगे तब तक आपके बच्चे नहीं सीखेंगे, आगे जाके ये मैथिली नहीं बोलेंगे। अब पहले के लोग भी अब बोल रहे हैं भाई, जो गाँव में रह रहे हैं वो लोग भी अब हिंदी में बात करते हैं। नहीं, टूटी फूटी भाषा, टूटी फूटी मैथिली ट्रेंड में आया है या पहले से ये हिंदी अभी मैं तो अभी सुनने लगी हूँ। हाँ, अभी 4 साल 5 साल के अंदर दरमियान में मैं ज्यादा सुनने लगी हूँ आजकल। तो फिर जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, हाँ, जो मिथिला के लिए आंदोलन करते हैं, तो जन जागरूकता की कहीं कमी है? हाँ बिल्कुल है, लोगों की सबसे पहले कमी है। अरे भाई क्रांतिकारी कितना करेंगे, मैंने तो देखा है ना, लोगों ने, मैं बार बार कह रही हूँ, इतनी लाठियां खाई हैं, सर फोड़े हैं, जेल गए हैं, खून बहाया है, लेकिन आज भी वहीं का वहीं है। तो कितना मेहनत करेंगे। तो मैं तो बस इतना ही बोलूंगी, जो अपने घर से सीखिए, अपने मैथिली गीत संगीत को सीखिए, अपने पारंपरिक चीज़ों को पहचानिए, तभी जाके प्रचार होगा। गायक गायिका अपना प्रचार करेंगे, गायक गायिका तो कर ही रहे हैं अपना काम। आप मिथिला से रुचि, मिथिला के क्षेत्र के मिथिला से आती हैं, रुचि भी रखते हैं, हाँ। खास करके कि विकास का। आपने मिथिला राज का भी बताया कि हम इच्छा रखते हैं जो मिथिला राज मिले, तो इसका मतलब आपको राजनीति में भी रुचि होगी? हाँ थोड़ा बहुत है, क्योंकि मेरे पापा इन सब चीज़ों में थे पहले। जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, वहाँ पे पापा मेरे रहते थे, विधायक और सांसद जी, निगम पार्षद जी, इन सब लोगों के बीच में पापा का उठना बैठना होता था। और कितने जगह संस्था में मेरे पापा सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष ऐसे रह चुके हैं। तो मुझे भी शौक होता था, अभी भी है, जो मैं करूँ ये चीज़ है, मन में है, जो आगे क्या करना है। हाँ। आगे क्या करना है, तो इसके अलावा इस सब चीज़ों में भी है। अच्छा, राजनीति करना है या समाज सेवा करना है? दोनों करना है, राजनीति भी करना है, क्योंकि राजनीति का 2 मीनिंग हो जाता है यहाँ पे। राजनीति एक गलत तरीका भी होता है राजनीति का, जो बोल देते हैं अरे यार तू तो राजनीति कर रहा है, एक ये तरीका हो जाता है, और एक होता है समाज सेवा करना। अच्छा, हाँ। तो जूली झा किस टाइप के करेंगे? मैं समाज सेवा करूंगी, मैं लड़कियों के लिए करूंगी, मैं औरतों के लिए करूंगी। अच्छा, जो औरतें आज भी घर में हैं, जिनको आज भी सपोर्ट नहीं है, जो आज भी चाहती हैं जो मैं अपने दम पे करूं, मैं उनको सपोर्ट करूंगी। मैं गलत चीज़ों में सपोर्ट नहीं करूंगी। मैं औरतों को सपोर्ट करूंगी। मैं बनाऊंगी महिला संस्था योजना जिसमें महिलाओं को अपनी इच्छा पूरी करें, महिलाएं अपना तो स्टैंड अगर लें। मिथिला की बात करें, मैं तो मिथिला में तो बहुत ऐसे संस्था संगठन है, हाँ, जो मिथिला के लोगों के लिए काम कर रहा है। हाँ। तो कोई ऐसा संगठन या संस्था जो लग रहा हो आपको कि हाँ सच में वो मिथिला के लिए लड़ रहे हैं? हाँ है, मिथिला के लिए एक मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं जानती हूँ, प्रियंका जी हैं, प्रियंका झा, वो करती हैं। वो मैं लगातार उनकी वीडियोस को देखती हूँ, जो मतलब वो हर गलत चीज़ पे उन्होंने आवाज़ उठाई है। वो जेल भी गई हैं, वो मार भी खाई हैं, उन्होंने लाठियाँ भी खाई हैं, मैंने देखा हुआ है। मैं प्रियंका जी को जानती हूँ, वो कर रही हैं, वो अभी भी कर रही हैं, और मुझे लगता है वो छोड़ेंगी भी नहीं, क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका है, जो चलने का रुतबा है, जो लोगों को डराने का रुतबा है ना, वो किसी में नहीं है। अगर किसी संगठन की बात करें, संगठन ऐसा अभी मैंने नहीं देखा। कोई ऐसा संगठन नहीं जो मिथिला क्षेत्र के लिए? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं देखा। लोगों की टांग ही खींचते हैं, बस, इससे ज्यादा मैंने मैथिली में कुछ देखा ही नहीं है। अच्छा। संगठन ऐसा कुछ है ही नहीं, खास करके महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए पहले होना चाहिए, जो महिलाओं के लिए नहीं है। अच्छा, हाँ। जो 1000-2000 महिलाओं के साथ जो कार्यक्रम करती हैं, हाँ, मिथिला क्षेत्र की महिलाएं, हाँ, तो उनका क्या है? बस फेम पाने के लिए? नहीं, फेम पाने के लिए नहीं, वो अपना, अब मैं क्या कहूँ आपको, फेम पाने के लिए नहीं है। महिलाओं के साथ कार्यक्रम करना, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी अपने घर से जाती हूँ, और भी सिंगर हैं, गायिका हैं जो अपने घर से जाती हैं। जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं मिला तब तक वो कैसे चली गई। हाँ, लेकिन जो पुरानी औरतें हैं, जिनको अभी तक घर में लगता है जो मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाई, जो अब चाहती है जो मैं करूं, तो
उनके लिए ये योजना बननी चाहिए, जो महिलाओं को इससे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिले, जो मेरे लिए भी संगठन है, मेरे लिए भी योजनाएं हैं, ऐसा होना चाहिए। मतलब जूली झा आने वाले भविष्य में मिथिला के महिलाओं की आवाज बनेगी। हाँ, मेरी ऐसी सोच है। अच्छा। हाँ, मिथिला राज्य के लिए भी कई सारे संगठन लड़ रहे हैं। हाँ, ठीक है, उसमें कोई ऐसा संगठन आप जिसका नाम ले सकें? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का भी, क्योंकि ऑन कैमरा नाम किसी का नहीं लेना चाहती। और रही बात संगठन की बात, तो लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, मिथिला राज्य के लिए लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। मैं तो देख रही हूँ सोशल मीडिया पे अनशन करते हैं, मारपीट सह रहे हैं, क्रांतिकारी सब सह रहे हैं। अभी भी ये बाढ़ आई थी पिछले साल, तो उसमें भी सारे हमारे जो जवान थे, MSU के जितने भी जवान थे, वो सब लगे हुए थे पूरी तरह से। 3 बार आपने संगठन का नाम पूछा। हाँ। मैं यही पूछना चाह रहा था। हाँ, कि मैंने आखिरी में नाम कह दिया आपको। जिस जूली झा ने उस संगठन के लिए शायद आपने कुछ गाया भी है। हाँ, हाँ, तो मैं चाहूंगा एक बार आप गा के सुनाए उस लाइन को, बस 2 लाइन। एक डेग विकासक लेल, एक डेग विकासक लेल, लड़िए कर रहबै हमर अधिकारी मिथिला राज, हम तलैये करबै हमर अधिकारी मिथिला राज, हम तलैये करबै। एक डेग विकासक लेल लड़िए करबै हमर अधिकारी मिथिला राज, हम तलैये करबै। ये गाना जब मैं MSU का स्थापना दिवस था दिल्ली ITO में, राजेंद्र भवन में, तो मैंने इस गीत को गाया था। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उस टाइम में। मेरे पास अभी भी फोटोज है, वीडियोस है। तो मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है जो नहीं, इस टाइम में जब स्थापना दिवस था MSU का, जब MSU आया ही था, उसी टाइम में मैंने ये गाना को इस गीत को गाया था। मिथिला के लिए अभी जो लोग संघर्ष कर रहे थे, वो चाहते हैं कि मैं अब राजनीति करूं। हाँ। तो अगर आप समाज के लिए कुछ कर रहे होते हैं और फिर आप राजनीति में आ जाते हैं, तो क्या ये संभव है कि आप जो कर रहे थे वैसे ही आप राजनीति में भी करेंगे? नहीं, ये कैसे पॉसिबल है। आप राजनीति अलग हो गया, वो संघर्ष अलग हो गया। संघर्ष, स्ट्रगल जो लाइफ होता है वो अलग होता है, वो कोई नहीं देखता। स्ट्रगल लाइफ आपका कोई नहीं देखता है। बाकी आप जो राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो आप अगर उसमें थोड़ा सा भी मिस हो जाता है ना, तो लोग उसको देखते हैं। आपका अच्छी चीज़ों को आप अवॉइड करते हैं। अच्छा तो कर ही रहा है, लेकिन गलत उसने क्या किया, उस पे लोगों की ज़्यादा नज़र होती है। कलाकार और पत्रकार और उसके बाद नेता, ये तीनों बदनाम होते हैं इन सब चीज़ों में। खास करके नेता ज़्यादा होते हैं। तो इसी में बहुत सारे आए हैं MSU वाले, MSU के जो मेरे जितने भाई हैं, जवान हैं, सारे बहुत सारे आए हैं पॉलिटिक्स में, जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन आप समझ गए होंगे। हाँ। जो मैं किन किन के बारे में बात करना चाह रही हूँ, वो अच्छा कर रहे हैं। बाकी राजनीति भी अच्छी है, स्ट्रगल लाइफ भी मैंने उन लोगों का देखा हुआ है, जो किस तरह से वो लोग स्ट्रगल करते थे और किस तरह से उन लोगों ने मार खाया है। तो लोग भी जान रहे हैं जो मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ, और कौन पॉलिटिक्स में गया है, कौन राजनीति कर रहा है, ये भी मैं जान रही हूँ। अभी हमने विद्यापति समारोह की बात किया आपने जी। विद्यापति समारोह, अगर मैं विद्यापति समारोह की बात करूँ तो महानगर में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पे विद्यापति समारोह नहीं होता है। हाँ। लेकिन बिस्फी, जहाँ पे बाबा का जन्मस्थली है, वहाँ लोग इच्छा नहीं रखते हैं, बहुत कम होता है उस क्षेत्र में। अगर पूरे जिला में 10 जगह हो रहा होगा, तो दिल्ली की बात करूँ तो एक एरिया में 10 जगह हो रहा होगा। हाँ। ये ऐसा क्यों होता है? दिल्ली में एक एरिया में ही 10 जगह हो जाता है। ये बात आपने सही बोली है, क्योंकि जो एक संस्था है, एक संस्था अगर एक कार्यक्रम को कर रही है, एक आयोजन को करती है, 1 साल के बाद उस संस्था में कुछ मनमुटाव होता है, वही संस्था अलग हो जाती है। 1 हफ्ते पहले उसी जगह पे पहला जो टूटे हुए लोग हैं वो पहले कुछ करवाते हैं, और 1 हफ्ते बाद उसी ग्राउंड में टूटे हुए लोग फिर दूसरा कार्यक्रम करा रहे हैं। तो आपस में ही इतना मतभेद हो जाता है, तो संस्था बट जाती है। एक ही संस्था 4 हिस्सों में बट जाती है और 4 जगह समारोह होता है। तो संस्था एक ही होती है, लेकिन लोग भी वही होते हैं, लेकिन जगह अलग हो जाती है, उसमें कलाकार भी अलग हो जाते हैं। तो हमें तो जहाँ बुलाया जाता है हम लोग वहाँ जाते हैं। अच्छा। और जहाँ तक बात रही बिस्फी की, तो बिस्फी में मेरे गांव से कुछ ही दूरी पे है बिस्फी।
तो बिस्फी में जहाँ तक की बात है तो बिस्फी में उतना मैंने लोगों का रुचि नहीं देखा, जबकि वो डी है, बाबा विद्यापति जी का डी है, जन्म स्थान है। वहाँ पे हर एक चीज देखने वाली है जो विद्यापति जी वहाँ पे करते थे, जहाँ रहते थे, जहाँ लिखते थे, जहाँ सोते थे, हर एक चीज बनाई गई है। तो वहाँ पे लोग इतनी रुचि नहीं रखते हैं, पता नहीं वो एरिया थोड़ा मॉडर्न एरिया है, उस हिसाब से भी लोग उसको ऐसे देखते हैं। बाकी जो लोग करवाते हैं अब तो होने लगा है 4-5 साल से, ये भी हम लोगों का ही किया हुआ है, जो हम लोग कहते थे जो नहीं भाई सब जगह होता है लेकिन डी पे नहीं होता है। अच्छा, शहर में जहाँ महानगर में विद्यापति पर्व समारोह होता है, उस विद्यापति के मंच से फुहरता कितना उचित है? नहीं है उचित। उचित क्या, बिल्कुल भी नहीं है उचित, क्योंकि गाना ही नहीं चाहिए। विद्यापति समारोह का मतलब होता है आप अपनी भाषा का, अपनी पारंपरिक चीज़ों का, अपने मैथिली गीत संगीतों का, मैथिली जो कवि होते हैं जो लिखते हैं उसका प्रचारक है। कलाकारों को बुलाया जाता है प्रचार करने के लिए, कवित्री कवि को बुलाया जाता है, अपने वो भी अपने ही भाषा का प्रचार करते हैं। तो आप उसमें फुहरता कैसे गा सकते हैं? हाँ, जहाँ तक बात रही हम लोग जो गाते हैं, हम लोगों ने तो बहुत हद तक इस चीज़ को नहीं किया है, अभी तक तो नहीं किया है, क्योंकि मैं भी करती हूँ विद्यापति समारोह, बहुत करती हूँ। लेकिन जहाँ तक हम लोगों पे ये बॉन्ड किया जाता है जो आप नहीं गाइए इन सब चीज़ों को, तो हम लोग नहीं गाते। एक तो वैसे गाने ही हम लोग नहीं गाते, लेकिन अगर बता दिया जाता है जो नहीं सिर्फ इस तरह पारंपरिक ही होगा, तो हम पारंपरिक ही गाते हैं। लोगों के बीच से, लाखों पब्लिक के बीच से डिमांड आ रही है आप मोर पिया गाइए, आप सुन पगली के गाइए, तब हम लोग गाते हैं, नहीं तो बहुत हद तक अवॉइड करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। जिन कलाकार के अंदर जो सीनियर हैं उनके अंदर समझदारी है वो लोग नहीं करते हैं, जो जूनियर है उनके अंदर भी कुछ के अंदर समझदारी है वो लोग नहीं करते हैं, और जिनके अंदर समझदारी नहीं वो तो कर रहे हैं। और फेसबुक पे आए दिन गालियां सुनते हैं ना वो लोग, फिर गालियां भी सुनने का काम वही लोग करते हैं। कलाकार ही बचा सकता है, एक पत्रकार ही बचा सकता है, एक नेता ही बचा सकता है इन सब चीजों को, जो अगर मंच पे आप चढ़ा दिया गया है आपको। और आयोजक की जहां तक बात रही तो गलती पहले आयोजक करते हैं। आप पाग पहन के, माला पहन के, दोपटा गर्दन में लगा के आप ड्रिंक करके स्टेज पे जा रहे हैं, जूते चप्पल पहले आप खुद को रोकिए ना जूते चप्पल पहन के जाने से, तब आप कलाकार को रोकिएगा। कलाकार सबसे फास्ट टारगेट मैथिली कलाकार, भाई ये क्या बात होती है? कलाकार जूता पहन के चला गया स्टेज पे, चलो मजबूरी होती है कितने कलाकारों की। कुंज बिहारी जी हैं, उनके पैरों को लेके वो मजबूर हैं, इसीलिए वो जूता पहन के जाते हैं स्टेज पे, वो नहीं जा सकते ना बिना जूते के, उनकी ये मजबूरी है। कितने आर्टिस्ट अपना वो भी दिखाने के लिए जाते हैं। हाँ ठीक है, आप जाओ, कोई बात नहीं, आप कलाकार हो, आप जाओ, लेकिन आप पहले आयोजक को तो सुधार लो। आयोजक जो जाते हैं, कुछ ही आयोजक हैं जो जा रहे हैं स्टेज पे, माला को पैरों से रौंदते हैं, पाग ऐसे निकाल दिया, पैरों से रौंद दिया, क्या तरीका है? पहले आप खुद को रोके, तब आप कलाकार पे उंगली उठाइएगा। आपको देखेगा ना कलाकार, जो जाता भी होगा ना जूता चप्पल पहन के, वो भी नहीं जाएगा। जो भाई ये नहीं जा रहा तो हम लोग कैसे चले जाए? मैं तो खैर आज तक गई ही नहीं जूते चप्पल पहन के स्टेज पे, बचपन से ही। विद्यापति का मंच पे, विद्यापति नहीं, कोई भी मंच हो, मुंडन उपनयन का मंच हो, चाहे मंच पे बारिश से भीग जाता है कितना मंच, करंट का डर रहता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, करंट का डर रहता है, फिर भी मैं चप्पल उतार के जाती हूँ। अच्छा, मैं चप्पल पहन के आज तक, रिकॉर्ड है मेरा, अभी तक का रिकॉर्ड है, और आगे भी मैं इस चीज को करूंगी। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, आप वीडियो उठा लीजिए, कोई सा मेरा कुछ भी इंटरव्यू उठा लीजिए, कहीं से भी कोई भी आप लाइव उठा लीजिए स्टेज का, मैं चप्पल पहन के आपको नहीं मिल सकती स्टेज पे। तो आयोजक का कमी है। हाँ, आयोजक की कमी है, मंच का जो मर्यादा, हाँ, मर्यादा पहले आयोजक तोड़ते हैं, उसके बाद कलाकार में हिम्मत आती है। जो पहले इसने तोड़ा तो भाई हम तो तोड़ेंगे ही, तब जाके कलाकार। कहा ड्रिंक, हाँ, तो कहीं ना कहीं इस चीज को क्या है, मतलब विद्यापति पर्व समारोह का मतलब क्या है? मजाक बना दिया है आजकल के लोगों ने। विद्यापति समारोह का मतलब, पहले समारोह का मतलब हमें पता होता था, जब गीत संगीत सुनते थे, आयोजक बैठ के आगे में तालियां बजाते थे, गीत संगीत सुनते थे, फरमाइशें करते थे गीतों की। अब तो विद्यापति समारोह का मतलब माछ भात, विद्यापति समारोह का मतलब पैसे इकट्ठा करना, उसके बाद विद्यापति समारोह का मतलब हो गया ड्रिंक, दारू, बस इसके अलावा कुछ नहीं है विद्यापति समारोह। बाकी कलाकार जिनको आपने बुलाया है, इज्जत दे के, मान सम्मान दे के आप विदा कर देते हैं। उसके बाद वो भी 50%, वो भी 50%, बाकी आप लोग खुद का एंजॉयमेंट करते हैं। अगर मैं कलाकार की बात करूं, हाँ, फंडिंग तो बहुत आता है विद्यापति पर्व समारोह के लिए, बहुत। तो इसमें कलाकार का जो उचित
होना चाहिए, उनको इनाम मिलना चाहिए, हाँ। क्या वो मिलता है? हाँ मिलता है, कुछ कलाकारों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। मैं अच्छा, ये भी यहाँ कहूँगी। भी दो हाँ भाग में है। हाँ, ये भी पार्शियलिटीज ही है एक तरह से, ये भी एक तरह से पार्शियलिटी है। आपको ओहदा देख के पेमेंट दिया जाएगा। अच्छा, आपका क्या रेपुटेशन है उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। अच्छा, तो पेमेंट में भी पार्सलिटी की जाती है? हाँ की जाती अगर है, इनाम की बात हाँ करें तो। की जाती है, की जाती है। अच्छा, वहाँ पे ओहदा देखा जाता है। हाँ ओहदा देखा जाता है, आप किस कहाँ पे हैं, किस रेपुटेशन में हैं, हाँ। उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। बाकी हम लोगों को बहुत तो इज्जत कुछ मान मिला के सम्मान। ये जो पर्व समारोह है, ये खुद की राजनीतिक रोटी सेकने के लिए या खुद का फेम बनाने के लिए लोग करते हाँ, हैं। हाँ। यहाँ भाषा की या संस्कृति का बढ़ावा नहीं मिल पहले रहा होता है, था, अब पहले नहीं। होता था, अब नहीं हो रहा है, नहीं अब हो रहा है। नहीं हो रहा है। अच्छा, चलिए, अब हमने लोगों ने बहुत मिथिला मैथिली की बातें हाँ, करी, अब हाँ। हम आते हैं आपके कुछ निजी जीवन से जुड़ा सवाल। जी जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से या इधर से उधर हाँ, से हाँ। आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछा जाता है। जी जी और एक सवाल और मेरा रहेगा जी। इससे पहले, जैसे भोजपुरी है हाँ या किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ हाँ। पे फीमेल जो होती हैं, महिला, चाहे अभिनेत्री हैं, चाहे अभिनेत्री मीन्स या गायिका जो हाँ भी है, हाँ हाँ उनके साथ कहीं ना कहीं हम देखते हैं बार बार मीडिया में आता है कि इसके साथ ये हुआ, इसके साथ उन्होंने, गायक ने ये किया वो किया। क्या मिथिला मैथिली में भी ये चीज़ होता है? नहीं, नहीं होता मिथिला मैथिली में। मिथिला मैथिली में ये चीज़ नहीं होता है। सबसे पहली बात तो किसी से किसी को अगर अनबन है, मनमुटाव है, तो अंदर ही अंदर चलता है वो उजागर नहीं करता कैमरे के सामने में, जो भाई मेरे साथ ऐसा उसने किया, ये किया, फलाना किया, नहीं, हाँ। कभी नहीं किया। हम आपस में बैठ के उस मैटर को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अगर सामने मिले तो हम बात नहीं करेंगे, अच्छा, हम साथ में नहीं बैठेंगे, हाँ। लेकिन हम लोग कैमरे के सामने ऐसा नहीं करते। बाकी होता है, मेरे साथ तो खैर आज तक ऐसा नहीं हुआ है। बाकी जो मैं देखते आ रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। और रही बात किसी के साथ किसी का बिहेव खराब नहीं है, अच्छा, खराब नहीं है, क्योंकि मेरे साथ तो अभी तक किसी का बिहेव खराब नहीं है। मेरे जो सीनियर्स हैं, चाहे जो भी है, किसी का, सबने मुझे आशीर्वाद ही दिया है, प्यार ही दिया है, दुलार ही दिया है आज तक। जूली झा ने कभी ऐसा तो कोशिश की कि मिथिला मैथिली की जितनी भी गायिका हैं या गायक हैं उसको एक मंच पे लाएं? हाँ, या मेरा आना मेरा चाहिए? तो बहुत ही ये मन रहता है जो सब मिलें, सब जितने हो सीनियर जूनियर सारे मिले, सबका एक जगह जमावड़ा हो, गाएं बजाए, सिर्फ गाना बजाना हो, उसमें कोई ऐसा ना हो जो आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं, चाहे मंच 2 घंटा किसी नेता को दे दिया, नहीं, सिर्फ और सिर्फ गाना बजाना होना चाहिए उस बीच में। और होता है, ऐसा होता है, कहीं कहीं संजोग ऐसा मिल जाता है अच्छा। जहाँ पे ऐसा किया जाता है, ये सीन क्रिएट होता है, बहुत जगह होता है। मैंने तो देखा है, किया भी हुआ है, खास करके मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। चलिए, अब आपके निजी जीवन पे आते हैं। हाँ। थोड़ा सा कुछ हम चर्चा कर लेते हैं उस पर। सोशल मीडिया के माध्यम से जैसा हमने कमेंट्स वगैरह पढ़ा था, हाँ। सबसे पहला कमेंट्स आता है कि जूली अब जो है पहले जब जैसे दिखती थी अभी वैसा नहीं दिखती है, उसने अपने आप पे बहुत काम किया है। ये कैसे संभव हुआ? ये जब सवाल मेरे से भी किए जाते हैं, जब मैं कोई भी फोटोज डालूं या वीडियोस डालूं, अब मतलब मुझे लगता है 6-7 महीने से 8 महीने से, तो जब मेरे साथ ये सवाल किए जाते तो मैं जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि ये सब जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझती थी। लेकिन अब कुछ ज़्यादा पूछने लग गए हैं लोग। मैं आपको आपके इस पेज के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जो मैंने अपनी बॉडी पे एक्स्ट्रा कोई काम नहीं किया, ना मैं जिम गई, ना मैंने एक्सरसाइज की, ना मैंने कोई डाइट प्लान किया। ये अपने आप ही होता चला गया, मुझे पता भी नहीं लगा जो ये कब हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। हाँ, मैंने एक चीज़ की, जो मैंने बाहर का जितना खाना होता है ना, जो जंक फूड्स होते हैं, वो मैंने साफ छोड़ दिए। अच्छा, वो मैं खाती ही नहीं हूँ। बाकी मैं सब कुछ खाती हूँ, पीती हूँ, मस्त से रहती हूँ। हाँ, बस और कुछ नहीं। अच्छा, और एक कमेंट्स आते हैं आपके ऊपर कि जूली अब परिपक्व हो गई है, मैच्योर हो गई है, और जैसे गृहस्थ आश्रम की आपने बात, गृहस्थ जीवन की बात करी, हाँ। पूनम जी के बारे में चर्चा की। हाँ। हर कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में हाँ, प्रवेश करेगा, बिल्कुल, आज न बिल्कुल, कल करेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। जूली से आई थिंक सोशल मीडिया के माध्यम से भी पूछा जा रहा है, अब बहुत पूछा जा रहा है, पूछा ही नहीं जा रहा, अब तो लोगों ने तंग कर दिया है बहुत पूछ पूछा के। जा रहा है कि जूली कब जो है गृहस्थ जीवन में आएगी। कुछ लोगों के इस क्वेश्चन से मैं तंग आ चुकी हूँ, जैसे कहते हैं ना तंग आ जाना। मेरे कुछ सो कॉल्ड शुभचिंतक भी हैं जो इस चीज की ज्यादा फिक्र करते हैं, जो इनकी शादी कब होगी। सबसे पहली बात, आजकल के जनरेशन में कोई भी लड़की या लड़का जब तक अपने पैर पे स्टैंड नहीं होते हैं तब तक वो शादी नहीं करते हैं। और दूसरी बात, स्टैंड तो खैर सेकेंडरी मैटर है। पहली बात, लड़की जब तक 24-25 साल की, 26 साल की ना हो जाए
वो शादी नहीं करती है। आजकल की लड़कियों में जैसी मेंटालिटी मैंने देखी है, और उनके माँ बाप में भी, कि जब तक लड़की अच्छे से मैच्योर ना हो जाए, फैमिली ना समझने लग जाए, वो खुद को ना समझने लग जाए, पति को ना समझने लग जाए, तब तक वो शादी ना करे। आजकल के हर लड़कियों के, मैं तो कितने शादी के कार्यक्रम करती हूँ, सब लड़के लड़कियों की एज 25 साल, लड़कियों की एज 25 साल, 26 साल, लड़का 30 साल, ऐसे ऐसी एज में शादी हो रही है। तो मैं दर्शकों से ये पूछना चाहती हूँ, जो आप मेरी उम्र का क्या अंदाजा लगाते हैं? पहला क्वेश्चन, ये सवाल मेरा दर्शकों से है। और जो लगा रहे हैं जो भाई आप शादी कर लो, आपका उम्र ढलता जा रहा है, तो सबसे पहली बात, आप मेरे माँ बाप नहीं हैं। दूसरी बात, और पहली बात, और दूसरी बात, मेरे माँ बाप को चिंता होनी चाहिए। आप मुझे गीत संगीत के माध्यम से जो समझाएंगे वो मैं समझूंगी, वो मैं पूछूंगी आपसे जो मुझे क्या करना चाहिए मेरी लाइफ में। बाकी आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी ना करें तो ये ज्यादा बेटर होगा। और शादी ब्याह की जहां तक की बात रही, तो जब शादी होगी तब आप लोगों को तो सबसे पहले सूचना मिलेगी, जो सो कॉल्ड शुभचिंतक है मेरे, जो मेरी बहुत चिंता करते हैं, जो भाई आपकी उम्र ढलती जा रही है। सो प्लीज आप लोग चिंता ना करें मेरी शादी ब्याह की। मेरा शादी ब्याह होगा, आप लोग सबसे पहले तो मेरे घर पे आइए, मेरे माँ बाप से बात कीजिए, जो मेरी उम्र क्या है, उम्र का अंदाजा लगाइए, उसके बाद आप ये बात कीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन उठाइए मेरे से, तब मैं आपको जवाब दूंगी और मेरे माँ बाप भी आपको जवाब देंगे। सो प्लीज आप लोग अपना काम करिए, अपनी बहन बेटियों को शादी ब्याह करिए, पहले अपनी शादी करिए, अपने बहन बेटियों की शादी करिए, उसके बाद मेरे बारे में सोचिएगा। मेरे बारे में सोचने के लिए मेरे माँ बाप अभी जीवित हैं भाई, वो अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। बहुत सारे बातें की। अब आप दर्शकों के लिए कुछ अगर 2 लाइन आपके, जो अभी तक जितने भी संगीत गाया आपने, हाँ, उसमें से कोई आपका सबसे ज़्यादा प्रिय हो, जो आपको लगा हो ये गीत गाने के बाद मैंने छाप छोड़ दिया अपने आप को, और जूली झा से एक स्टार बन गया, तभी आपको मिथिला रत्न चाहे जो भी आपको मिला, हाँ, वो 2 लाइन आप गुनगुना करके हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जी ज़रूर सुनाना चाहूँगी। वो गाना तो मेरे जीवन का सबसे बेस्ट गाना है, और जिसे कहते हैं जो मेरी किस्मत को बदल दिया उस गाने ने। उस गाने के पीछे बहुत विरोध भी हुआ, कुछ लोगों ने विरोध किया। उस गीत के बोल थे, छोड़ू छोड़ू ने सैया भोर भोगले, आप लोगों ने सुना होगा। बहुत सपोर्ट किया था आप लोगों ने, जब मैं MSU वाले उसमें स्थापना दिवस में गई थी, तब आप लोग सुनते थे इस गीत को बैठ के। तो जब ये गाना रिलीज़ हुआ, मैंने गाया, मैंने बोला वायरल हुआ था ये गाना बहुत ज़्यादा। तो जब ये गाना गाया तो भाई ये गाना अश्लील है, तो भाई गाने, जब आप छोड़ू छोड़ू सैया भोर भोगले गाने को अश्लील बोल रहे हैं, तो कोना को टुटलो मोती के हार इस गाने को आप सलील कैसे बोल रहे हैं, ये बताइए। आप सब गाने का इतिहास उठा लीजिए ना, सब गाने आप लगभग पर्दे में भी गाना अच्छी बात है, पर्दे में पहले के लोग गाते थे, अब तो खैर बहुत ही ओपनली गाते हैं। हम लोगों ने भी पर्दे में रह के ही, लहजे में रह के ही इस गीत को गाया। इस गीत में कोई ऐसा नहीं है पत्नी अपने पति से बस हंसी मजाक में ये गीत को गा रही है। उस गीत का बोल है, देखू अंगना हो, देखू अंगना सूरज के जोर भगले, छोड़ू 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 ने सैया भोर भगले, छोड़ू 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 ने सैया भोर भगले, बान्हल केस चहु दिस छितरल, ठोरक रंग मिटायलियो, ठोरक रंग मिटायलियो, नैनक काजर इमहर उमहर, सौसे छिले भरायलियो, सौसे छिले भरायलियो, देखू हाथों के हो, देखू हाथों के कंगनाती कोर भोगले, छोड़ू 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 ने सैया भोर भोगले, छोड़ू छोड़ू। बस इसी गीत से मुझे पहचान मिली। लोगों ने इस गीत के बाद और भी गीतों को सराहा, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। आज जो हूँ अपने मैथिल श्रोता की वजह से हूँ, अपने माँ बाप की वजह से हूँ, अपने गुरुजन की वजह से हूँ, और सबसे बड़ी बात जो मेरे से सीनियर है, जिनको मैंने देख के सीखा है, जिनसे मैं इंस्पायर्ड हुई हूँ, उनका भी योगदान मेरे जीवन में बहुत है, आगे ले जाने में, मुझे बढ़ाने में। मैं सबकी बहुत आभारी हूँ, मुझे इतना सम्मान दिया, प्यार दिया, उसके लिए। दोस्तों हमारे साथ जूली झा जी थी बहुत सारे बातें किया हमने, और मैं चाहूँगा आप लोग इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि कैसे लोग
संघर्ष करके एक मुकाम को हासिल करते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो संघर्ष के बिना आपको मुकाम नहीं मिलता है। इन्होंने बताया है कि 10 साल के उम्र में इन्होंने गाना शुरू की थी और अभी जो है एक मुकाम पे हैं। और हम चाहेंगे जूली झाजी से एक संदेश, छोटा सा संदेश मैं यही देना चाहूँगी द सोशल स्कोप पेज से और हर मंच से बोलती हूँ, जो अपना जो कल्चर है, पारंपरिक गीत, मैथिली गीत संगीत, इसको सुनिए, इसको गाइए, उसके बाद घर में बच्चों को मैथिली सिखाइए। और दूसरी बात, जो लड़कियाँ गाना चाह रही हैं, आना चाह रही हैं, अपने पैर पे स्टैंड होना चाह रही हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, ऐसा नहीं जो सिंगिंग ही, डांसिंग हो, बॉक्सिंग हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कुछ भी हो, अपने बच्चे को जिस चीज़ में रुचि हो वो काम करवाइए। क्या पता किसकी किस्मत कब लहक जाए, कोई ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कुछ। इसीलिए मेरे माँ बाप के सपोर्ट के अलावा मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद जब मैं इस लाइन में आई, उसके बाद मुझे मेरे सीनियरों ने देखा, सुना, उन्होंने भी सपोर्ट किया, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट मेरे पापा का रहा, मेरी मम्मी का रहा। मेरे पापा हर जगह मुझे लेके जाते हैं, अभी भी जाते थे और पहले भी जाते थे, अभी भी जाते हैं। मुझे लगता है मेरी जब शादी हो जाएगी तो भी मेरे पापा ही मेरे साथ जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि हस्बैंड जो होते हैं वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, क्या पता वो इसी लाइन से हो तब तो बढ़िया है, इसी लाइन से हो तब तो बढ़िया। अगर वो इस लाइन से ना हुआ, जॉब करता हुआ, तब तो पापा ही जाएंगे। आप सोच रहे होंगे जब पापा बूढ़े हो जाएंगे कल को कुछ भी ऐसा, तो मेरा भाई है, मेरा भाई जाएगा। मैं अकेले भी इतनी कैपेबल हूँ जो मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने देख ली है दुनिया, लोग कैसे हैं, नहीं हैं। इसलिए लोगों को भी देखिए, लड़कियों, आजकल की जितनी भी लड़कियाँ हैं, सब अपने अपने जीवन में अच्छा करिए। अपने माँ बाप से कहिए, डरिए नहीं, अपने माँ बाप से कहिए जो मुझे इस काम में रुचि है, मुझे ये करना है। आजकल के माँ बाप भी, पेरेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं जो अपने बच्चों को करवाते हैं, हर चीज़ में ले जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा हुआ है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और जो ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट आपने किया है मनीष जी ने, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, और आपसे तो मैं बहुत पहले भी मिली हुई हूँ। और ये बातचीत जो हुई है आज हम दोनों की, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त रही है। आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।